नियम समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो हेनरी का नियम है वह आखिरकार किसने दिया था, कब दिया था और ये नियम जो है किसकी व्याख्या करता है। ये आप अगर माइंड में बैठा लेंगे तो इसकी जो परिभाषा है इनको आप भूल जाइए, परिभाषा को बिल्कुल आप माइंड से निकाल दीजिए। परिभाषा आपको रटना नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं रखने का। मैं आपको अपने जो एक एक्सपीरियंस के अनुसार जो है आपको जो समझाऊंगा कि आपको किसी भी चीज को देखिए रटना नहीं होता। सबसे पहली बात तो यही है, रटा हुआ हमेशा भूलता है और माइंड में अगर जो है आपने शिफ्ट कर लिया तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा और आपके पास टाइम कम है तो रटना बिल्कुल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि जो हेनरी का नियम है वह किसने और कब दिया था। तो देखिए सन 1803 ईस्वी में हेनरी द्वारा दिया गया यह नियम किसी द्रव में गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है। यानी दोस्तों जो आपका हेनरी का नियम होता है ये क्या करता है, तो मतलब किसी द्रव में यानी कि कोई द्रव होगा उसमें आप गैस मिलाएंगे तो गैस की जो विलेयता है और उस पर आप लोग जो है दाब लगाएंगे तो मतलब वह कितनी जो है उसमें घुलती है मतलब उस द्रव में, वो आपका जो है बताता है हेनरी का नियम। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक पात्र है ऐसा, ठीक है, ये हमारे पास एक कोई बर्तन है या पात्र है। अब इसमें आपके पास क्या है, यहाँ पर आपका जो है द्रव है, इसमें ठीक है क्या है, द्रव है। और इसी द्रव में अगर आप लोग इसमें जो है गैस घोले, ठीक है, क्या घोले, गैस, तो आप इसमें देखिए जब हम लोग इसमें गैस घोलेंगे तो ऐसे तो ये घुलेगी नहीं, तो इसमें क्या होगा, कुछ दाब भी लगाएंगे यानी कि इसमें जो है प्रेशर पड़ेगा। तो जब वो दाब जो लगाते हैं वही प्रभाव को आपको जो है उसी प्रभाव को व्यक्त करता है आपका हेनरी का नियम। तो यानी कि किसी द्रव में देखिए, आप इस परिभाषा को आप भूल जाइए, परिभाषा को आप नहीं ध्यान देंगे। आप ये ध्यान दीजिए कि द्रव है, द्रव में जो है गैस घोलेंगे, गैस में ऊपर जितना दाब लगाएंगे और उसकी विलेयता को जो है उसके मतलब विलेयता जब हम वहां पर विलय करेंगे तो उसमें जो दाब लगाते हैं दाब के प्रभाव को आपका व्यक्त करता है हेनरी का नियम। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपके माइंड में एक डायग्राम सेट होना चाहिए, बस हो गया। इसके अलावा आपको ज्यादा चीजें रटना नहीं होता। तो अब देखिए यह नियम कहता क्या, इस नियम के अनुसार होता क्या है, नियम को भी देखेंगे और इसकी विशेषताएं भी देखेंगे कि आखिरकार यह नियम कहां कहां पर लागू होता है। क्योंकि मैं देखिए आपको जो भी चीजें बताता हूं बिल्कुल A to Z, कोई भी उसमें आपके जो है मतलब क्वेरीज नहीं रहती है, ठीक है। मेरा यही मानना रहता है कि जो भी बताया जाए बिल्कुल बेहतर तरीके से, भले आपके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर है कि स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित, यानी कि देखिए टेम्परेचर जो होगा ताप क्या होगा, स्थिर होगा। तो यहाँ पर है कि द्रव के एक निश्चित आयतन में, यहाँ पर क्या द्रव है, द्रव का जो ये द्रव भरा है इसका एक आयतन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा वह निश्चित होगा। यहाँ पर आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। तो यही है कि स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया ये आपका जो इसमें परिभाषा दी गई है, इस लैंग्वेज को आप जो है रटिए मत, समझिए। सिर्फ कह रहा कि किसी स्थिर ताप पर जो है किसी द्रव, नहीं कोई द्रव, मैंने बताया कि आपका पात्र में द्रव है तो द्रव के एक निश्चित आयतन, इसका आयतन क्या है, निश्चित है। तो एक निश्चित आयतन में घुलित, घुलित मतलब यहाँ पर इसमें जो है द्रव में एक गैस आप लोग घोल रहे हैं तो घुलित उस गैस का द्रव्यमान, जो गैस है इसका द्रव्यमान जो आपका विलयन बनेगा तो उस विलयन में जो है साम्यावस्था में जो स्थित गैस के दाब के, जो गैस यहाँ पर घोलने पर जो इसमें जो प्रेशर डाल रहा है उसी दाब के समानुपाती होता है। तो यार आई होप आप समझ गए होंगे, इतना तो काफी है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पर इसका जो फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लेते हैं हम लोग कि जो इसमें दाब लग रहा है, जो आपका इसमें प्रेशर पड़ रहा है वह आपका P है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मानिए कि माना कि यहाँ पर जो है इसमें जो है डाला गया दाब, या दाब क्या है आपका P है। तो क्यों लग रहा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसका दाब क्या है। ये अगर इसमें दाब जो है P लग रहा है और गैस का आपका जो है गैस है जो इसका द्रव्यमान कराना कि गैस का द्रव्यमान विलयन के साम्यावस्था में स्थित है गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो गैस होगी, गैस का आपका क्या होगा, द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान मान लेते हैं कि क्या है आपका स्मॉल m है, ठीक है। तो अब इसके जो नियम है, ये नियम जो कह रहा है, इस नियम के अनुसार आपका क्या बन रहा है कि जो आपका m है, ठीक है, जो m है वह दाब P के क्या है, समानुपाती है। यानी क्योंकि यहाँ पर पहले बताया कि जो इसका द्रव्यमान होगा गैस का वह आपका साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती, यानी कि गैस का द्रव्यमान दाब के समानुपाती है। यानी कि जो आपका m होगा वह आपका समानुपाती होगा P के। इतना आपका बना। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जो इसको हटाना है समानुपाती नियतांक को, तो यहाँ पर हो जाएगा m इक्वल टू क्या होगा, k लगा देना है, k p हो जाएगा। तो यहाँ पर जो k है ये क्या होगा, समानुपाती नियतांक होगा, इसे ही बोलेंगे आप लोग हेनरी नियतांक। क्या बोलेंगे, हेनरी नियतांक। या आप लिख सकते हैं कि जहां क्या होगा, जहां k एक समानुपाती, ठीक है,
समानुपाती समानुपाती नियतांक है कि आपका क्या दोस्तों समानुपातीय नियतांक है। तो ये आपको मतलब इतना कर देना, बाकी यही आपका इतना फार्मूला बनेगा। और इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन एक और आ जाता है, जैसे कि आपको इसको विशेषता नहीं कि जो अगर हेनरी का नियम मतलब लॉन्ग में आ गया तो आपसे कहेगा कि हेनरी का नियम क्या, इसको समझाइए और यह कहां पर लागू होता है, कैसे विलीनों पर लागू होता है, यह भी आपको बताना पड़ सकता है। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, विशेषता में आपको दो बताना। नंबर 1 आपका तो होता यह है कि यह नियम उन गैसों पर भी लागू होता है जो विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। मतलब दोस्तों ऐसी गैसें जो कि विलायक यानी कि विलायक आप मान के चलिए जैसे जल हो गया, तो उन गैसों पर लागू हो जाता है नियम जो कि विलायक से कोई रिएक्शन ही नहीं करती, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, उन गैसों पर भी लागू हो जाता है आपका हेनरी का नियम। तो आई होप आप इसको यार समझ गए होंगे। इसके बाद आपका एक और है दूसरा,